ये कहानी एक साधारण और मूर्ख लड़के की है जो अपनी बहादुरी और ईमानदारी के बल पर राजा बनने की यात्रा पर निकलता है। रास्ते में उसे उबलते पानी और वेल जैसी खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो इस यात्रा में अकेला नहीं है, एक वफादार दोस्त हर कदम पर अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इन सभी मुश्किलों को पार कर पाएगा और राजकुमारी का दिल जीत पाएगा? इसका पता हमें आज की इस रोमांचक कहानी में चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक किसान के खेतों में रात के अंधेरे में एक तेज रोशनी को तेजी से गुजरते हुए देखते हैं। अगली सुबह किसान ने अपने बेटों को बुलाकर खेत दिखाए और कहा, देखो, रात में किसी ने हमारी सारी गेहूं की फसल बर्बाद कर दी है। ये सुनकर उसके दो बड़े बेटों ने सुझाव दिया कि शायद इसके लिए कोई शैतान जिम्मेदार था। लेकिन बर्बाद फसलों से गुस्से में आए किसान ने रात में खेत की रखवाली करने का फैसला किया। वास्तव में हर कोई सबसे छोटे बेटे जॉन को मूर्ख और बेवकूफ समझता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि नियति ने इस मूर्ख के लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। वो एक दिन राजा बनने वाला है। उस रात जब जॉन खेत की रखवाली कर रहा होता है, उसे अचानक एक घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वो चारों ओर देखता है और जब पीछे मुड़ता है तो उसे अपने पीछे एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा खड़ा दिखाई देता है। वो डर जाता है, लेकिन उसे पकड़ने के संकल्प के साथ घोड़े पर रस्सी फेंकता है। घोड़ा भागने लगता है और जॉन रस्सी को कसकर पकड़ लेता है। घोड़ा इतनी तेज भागता है कि जॉन खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और घसीटता चला जाता है। अंत में घोड़ा सीधे एक दलदल में जा गिरता है और फंस जाता है। ये देखकर जॉन को घोड़े पर दया आती है और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो घोड़े की रस्सी को एक पवन चक्की विंडमिल से बांधता है और उसे दलदल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। आज़ाद होने के बाद घोड़ा वहां उदास होकर बैठ जाता है। दयावश जॉन उसे छोड़ देने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वो घोड़े से वादा करवाता है कि वो फिर कभी उनकी फसलें बर्बाद नहीं करेगा। वास्तव में वह घोड़ा एक जादुई घोड़ी मारे थी। वादा करने के बाद जॉन उसे छोड़ देता है और वो खुशी खुशी तेज रफ्तार से भाग जाती है। अगली सुबह जब जॉन उठता है तो वो अस्तबल में दो बहुत खूबसूरत घोड़ों को देखकर हैरान रह जाता है। उनके साथ फो नाम का एक छोटा घोड़ा भी है जो उस जादुई घोड़ी का बेटा है और इंसानों से बात कर सकता है। फो जॉन को बताता है कि उसकी माँ ने ये घोड़े उपहार स्वरूप भेजे हैं क्योंकि वो उसकी दयालुता से प्रसन्न थी। ये सुनकर जॉन बहुत खुश होता है। इसी बीच जॉन के पिता बर्बाद खेत देखकर गुस्से में उसकी ओर आ रहे होते हैं। जॉन डर जाता है क्योंकि पिछली रात घोड़े को पकड़ने के बावजूद फसलें बर्बाद हो गई थीं। स्थिति को समझते हुए फो तुरंत जॉन को अपनी पीठ पर बिठाता है और बिजली की गति से भाग निकलता है। जॉन इससे पूरी तरह चकित रह जाता है। भागते हुए वे एक शहर पहुंचते हैं। जॉन तब फो को बताता है कि वे दो घोड़े अस्तबल में ही छूट गए हैं। जवाब में फो जोर से सीटी बजाता है, जिससे वे घोड़े सीधे अस्तबल से उनके पास आ जाते हैं। इसके बाद जॉन घोड़ों को बेचने के लिए शहर के बाजार की ओर बढ़ता है ताकि अच्छी कीमत मिल सके। जब वो पहुंचता है तो बाजार में हर कोई इन दो घोड़ों को देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उन्होंने इतने शानदार जीव पहले कभी नहीं देखे थे। हर कोई उन्हें खरीदना चाहता है। फो जॉन को सलाह देता है कि वो घोड़े पास की झोपड़ी में बैठे एक आदमी को बेच दे। हालांकि जॉन असहमत होता है और कहता है कि वो इन्हें वहां के राजा को बेचेगा क्योंकि इससे उसे बहुत खुशी मिलेगी। जॉन घोड़ों को राजा के पास ले जाता है, लेकिन राजा को उस पर शक होता है। राजा अपने मंत्री से कहता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि इतने शानदार घोड़े जॉन के हो सकते हैं। मंत्री सुझाव देता है कि जॉन ने इन्हें कहीं से चुराया होगा। इसके बाद राजा जॉन को बिना भुगतान किए दोनों घोड़े लेकर जाने लगता है। यह देखकर जॉन निराश हो जाता है। उसकी उदासी देखकर फो फिर से जोर से सीटी बजाता है। इसे सुनकर घोड़े राजा की गाड़ी से छूटकर जॉन की ओर भागते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राजा की गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और सीधे फूलों की बोरियों पर जा गिरती है, जिससे राजा सफेद पाउडर से ढक जाता है और जोकर जैसा दिखने लगता है। अपमानित महसूस करते हुए राजा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि इसमें जॉन की गलती नहीं थी। राजा ने लोगों के सामने उसे डांटने के बजाय घोड़ों के पैसे देने का फैसला किया, लेकिन साथ ही अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने मंत्री की सलाह मानी। राजा ने जॉन से उसके घोड़ों की देखभाल करने को कहा और जॉन मान गया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जॉन के अच्छे स्वभाव और कड़ी मेहनत के कारण राज्य में हर कोई उसे पसंद करने लगता है। हालांकि राजा इससे ईर्ष्या करने लगता है और किसी तरह जॉन से छुटकारा पाना चाहता है। राजा का एक मंत्री जॉन को एक ऐसा असंभव काम देने का सुझाव देता है जिसे वो पूरा न कर सके। यदि जॉन असफल होता है तो उनके पास उसे मारने का बहाना होगा। वे फायरबर्ड अग्नि पक्षी को पकड़ने का काम चुनते हैं, जो एक असंभव मिशन है क्योंकि जो भी इसे पकड़ने गया वो जीवित नहीं लौटा। राजा जॉन को यह कार्य पूरा करने का आदेश देता है और जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लेता है।
जब जॉन फो को इस काम के बारे में बताता है तो फो चिंतित हो जाता है और कहता है कि ये असंभव है। हालांकि चूंकि जॉन पहले ही सहमत हो चुका था, इसलिए फो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो जॉन को अपनी पीठ पर बिठाता है और बिजली की गति से एक जंगल की ओर ले जाता है। वहां फो उसे एक विशेष पेड़ के पास ले जाता है जो वास्तव में ड्रीम नट्स, सपनों के अखरोट का पेड़ है। फो बताता है कि ये नट्स फायरबर्ड का पसंदीदा भोजन है क्योंकि इन्हें खाने के बाद वो गहरी नींद में सो जाता है। जॉन कुछ नट्स तोड़कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां फायरबर्ड रहता है, लेकिन पक्षी कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वो जमीन के नीचे रहता है। फो की सलाह पर जॉन जमीन पर ड्रीम नट्स फेंकता है। उनकी खुशबू से आकर्षित होकर फायरबर्ड धीरे धीरे ऊपर आता है और मजे से नट्स खाने लगता है। कुछ देर बाद फायरबर्ड बेहोश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे होश आ जाता है। ये देखकर जॉन डर जाता है और भागने लगता है, जबकि फायरबर्ड उसका पीछा करता है। फो बीच में आता है, जिससे फायरबर्ड उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही लगता है कि फायरबर्ड उन्हें पकड़ लेगा, जॉन अपना आखिरी ड्रीम नट उसके सामने फेंकता है। फायरबर्ड उसे खाता है और पानी में बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह जब फायरबर्ड जागता है तो जॉन ने उसे जंजीरों में बांध दिया होता है। पानी में भीगे होने और बंधे होने के कारण फायरबर्ड की शक्ति और इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये देखकर जॉन को दुख होता है। सहानुभूति से भरकर जॉन फायरबर्ड को आजाद करने का फैसला करता है। जैसे ही वो जंजीरें हटाता है, फायरबर्ड अपने पंख फैलाकर उड़ जाता है। जॉन की दयालुता के लिए आभारी होकर फायरबर्ड उपहार के रूप में एक चमकता हुआ पंख छोड़ जाता है। पंख पाकर जॉन बहुत खुश होता है और फो के साथ राज्य लौट आता है। लेकिन जैसे ही जॉन लौटता है, राजा के सैनिक उसे सबके सामने गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वो फायरबर्ड को पकड़ने में विफल रहा था। राजा के आदेशानुसार जॉन को मृत्युदंड दिया जाना है। हालांकि जॉन जल्दी से राजा और राज्य के लोगों को फायरबर्ड के बारे में बताता है और सबूत के तौर पर पंख दिखाता है। वो समझाता है कि उसने फायरबर्ड को पकड़ा था, लेकिन करुणावश उसे छोड़ दिया। दुर्भाग्य से उस समय पंख चमक नहीं रहा था, जिससे ऐसा लगा कि जॉन झूठ बोल रहा है। राजा मुस्कुराता है और घोषणा करता है कि चूंकि जॉन आदेश का पालन करने में विफल रहा, इसलिए उसे मौत की सजा दी जाएगी। सैनिक जॉन को मृत्युदंड देने ही वाले होते हैं कि अचानक आसमान में फायरबर्ड दिखाई देता है। उसके आते ही जॉन के हाथ में मौजूद पंख जोर से चमकने लगता है। पूरा राज्य फायरबर्ड की दिव्य रोशनी में नहा जाता है। इस चमत्कार को देखकर राजा सहित हर कोई दंग रह जाता है और महसूस करता है कि जॉन सच बोल रहा था। लोग जॉन के लिए जयकार करने लगते हैं, जिससे राजा के लिए उसे सजा देना असंभव हो जाता है। अंदर से आग बबूला होने के बावजूद राजा के पास सबके सामने जॉन का सम्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रभावित होने का नाटक करते हुए राजा जॉन को शाही पोशाक पहनाता है और उसके सिर पर पगड़ी रखता है। लेकिन गहराई में राजा की नफरत और बढ़ जाती है। उससे छुटकारा पाने के लिए राजा फिर से मंत्रियों से सलाह लेता है। एक मंत्री सुझाव देता है कि वे जॉन को एक और असंभव कार्य दें, एक ऐसी राजकुमारी को ढूंढकर लाना जो पृथ्वी से बहुत दूर बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर रहती है। मंत्री बताता है कि यदि जॉन विफल रहा तो राजा उसे मार सकता है, और यदि वह सफल रहा तो राजा राजकुमारी से शादी कर अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। राजा इस विचार से प्रसन्न होता है और जॉन को राजकुमारी लाने का आदेश देता है। मना करने में असमर्थ जॉन फो के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। फो की गति के कारण वे जल्द ही बर्फीले पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। हालांकि राजकुमारी के किले में प्रवेश करने से पहले उनके सामने बर्फ की एक मोटी परत आ जाती है। जॉन उलझन में है क्योंकि बर्फ तोड़ना असंभव लग रहा है, लेकिन तभी फायरबर्ड का पंख चमकने लगता है और दरवाजे की ओर उड़ता है। जैसे ही वो दरवाजे को छूता है, सारी बर्फ तुरंत पिघल जाती है और पानी का एक सैलाब नीचे गिरने लगता है। इस उथल पुथल में फो पानी के साथ बह जाता है, जिससे जॉन अकेला रह जाता है। जॉन साहस जुटाकर अकेले किले के अंदर कदम रखता है। वहां उसे कई लड़कियां सोती हुई मिलती हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि असली राजकुमारी कौन है। तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की की ओर जाता है और उसे धीरे से जगाता है। यह महसूस करते हुए कि यही राजकुमारी है, जॉन आगे बढ़ता है और अपना परिचय देता है। वह बताता है कि राजा ने उसे शादी के लिए ले जाने को भेजा है, लेकिन राजकुमारी प्रभावित नहीं होती और कहती है, अगर तुम्हारा राजा वास्तव में बहादुर होता तो वह खुद आता। वो जॉन के साथ जाने से इनकार कर देती है। ये कहकर वो अचानक पहाड़ की चोटी से छलांग लगा देती है। हैरान जॉन बिना सोचे उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है। हालांकि राजकुमारी अपने विशेष कपड़े फैलाती है, जिससे वो हवा में उड़ने लगती है। जैसे ही वो तैरती है, वो जॉन को तेजी से नीचे गिरते हुए देखती है और दया खाके उसे बीच हवा में पकड़ लेती है।
लेकिन तभी जॉन की गलती से राजकुमारी के कपड़े फट जाते हैं, जिससे दोनों तेजी से जमीन की ओर गिरने लगते हैं। फो, जो तब तक ठीक हो चुका था, उन्हें दूर से देखता है और अपने जादुई पंखों का उपयोग करके उन्हें गिरने से ठीक पहले बचा लेता है। हालांकि सदमे और ऊंचाई के कारण राजकुमारी जॉन की बाहों में बेहोश हो जाती है। रात होने पर जॉन, फो और राजकुमारी एक जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं। फो जॉन को एक तरफ ले जाकर कहता है, तुम्हें राजकुमारी से प्यार हो गया है ना? इसलिए मुझे लगता है कि हमें राजा के पास वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन जॉन अपने वादे से बंधा होने के कारण उसकी बात नहीं मानता। गहराई में राजकुमारी के मन में भी जॉन के लिए भावनाएं विकसित होने लगी थीं। अगली सुबह वे अंततः राज्य पहुंचते हैं। जब राजा जॉन के साथ राजकुमारी को देखता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि जॉन फिर से सफल हो गया था। हालांकि मंत्री राजा के कान में फुसफुसाता है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। अब आप राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। राज्य के लोग जॉन के लिए जयकार करते हैं और राजा ईर्ष्या छुपाते हुए उसे सोने और अच्छे कपड़ों से पुरस्कृत करता है। इन सब के बावजूद जॉन बहुत दुखी है। वो राजकुमारी से प्यार करता है, लेकिन जानता है कि उसे राजा को सौंपना होगा। उस रात अपनी भावनाओं को काबू न कर पाने के कारण जॉन छुपकर राजकुमारी के कमरे में जाता है और उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लाता है। राजकुमारी मुस्कुराती है, लेकिन इससे पहले कि वे बात कर पाते, राजा के आदमी आ जाते हैं और जॉन को चुपचाप वहां से जाना पड़ता है। अगले दिन राजा राजकुमारी को शादी के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी दृढ़ता से मना कर देती है। वो कहती है, जब तक मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी नहीं मिल जाती, मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने उसे समुद्र में कहीं खो दिया था। ये सुनकर राजा बेचैन हो जाता है। तभी जॉन वहां आता है और राजा के मन में एक नया विचार आता है। राजा कहता है, तुम्हें समुद्र से राजकुमारी की अंगूठी ढूंढकर लानी होगी। जॉन कार्य स्वीकार कर लेता है। फो फिर से चिंतित हो जाता है। वह अपनी मां से मदद मांगता है, जो अपनी जादू से आसमान में एक दृश्य दिखाती है। अंगूठी एक विशाल वेल के पेट के अंदर है, जो समुद्र में फंसकर एक द्वीप बन गई है। अगली सुबह जॉन और फो रवाना होते हैं। समुद्र के ऊपर उड़ते समय हवा के झोंके से जॉन फिसलकर नीचे गिर जाता है। पानी के नीचे उसे वो विशाल वेल दिखाई देती है, जो मोटी जंजीरों से बंधी है। फो, जो वेल की भाषा समझता है, जान जाता है कि वेल ने गलती से कुछ जहाजों को निगल लिया था, जिसके कारण उसे बंदी बना लिया गया। जॉन वेल को मुक्त करने की योजना बनाता है। वो सोचता है कि अगर वेल को छींक आ जाए तो जंजीरें टूट सकती हैं। जॉन और फो बहादुरी से वेल की नाक में घुसते हैं और उसे गुदगुदी करते हैं। वेल को एक जोरदार छींक आती है, जिससे जंजीरें टूट जाती हैं और निगले हुए जहाज और खजाने बाहर निकल आते हैं। जॉन और फो भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन जॉन दुखी है क्योंकि वो अंगूठी मांगना भूल गया। तभी एक केकड़ा उसके पास आता है और उसे अंगूठी देता है, क्योंकि वेल जॉन की भावनाओं को समझ गई थी। जॉन खुश होकर वापस लौटता है और छुपकर राजकुमारी से मिलता है। अंगूठी पाकर राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन एक बहादुर लड़का है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच राजा का मंत्री जॉन को राजकुमारी के साथ देख लेता है और सेना ले आता है। लड़ाई छिड़ जाती है और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी रात एक चूजा राजकुमारी को अस्तबल में ले जाता है, जिसे फो ने भेजा था। राजकुमारी फो को बताती है कि उसने राजा से छुटकारा पाने के लिए उसे 3 तालाबों से गुजरने की शर्त रखी है, जहां उसे जवानी और एक गुप्त नुस्खा मिलेगा। लेकिन राजा ने चाल चली और कहा कि पहले जॉन उन तालाबों से गुजरेगा। 3 तालाब थे, पहला उबलते गर्म पानी का, दूसरा जमने वाली ठंड का और तीसरा उबलते दूध का। राजकुमारी समझाती है कि जॉन को बचाने के लिए गर्म पानी में उसकी दादी की अंगूठी, ठंडे पानी में फायरबर्ड का पंख और दूध के तालाब में फ्लावर ऑफ लाइफ, जीवन के फूल का अमृत डालना होगा। फो घायल होने के बावजूद जीवन का अमृत लाने के लिए बिजली की गति से निकल पड़ता है। अगली सुबह राजा जॉन को उबलते पानी के तालाब में फेंक देता है, लेकिन राजकुमारी चालाकी से अंगूठी पानी में डाल देती है, जिससे जॉन बच जाता है। फिर जब वो ठंडे पानी में गिरता है तो फायरबर्ड अपना पंख गिराकर उसे बचा लेता है। अंत में जॉन उबलते दूध के तालाब में गिरता है। उधर फो उस स्थान पर पहुंचता है जहां जीवन का फूल उगता है। फूल कहता है, यदि तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन फो अपनी जान की परवाह नहीं करता और फूल तोड़ लेता है। तालाबों के पास हर कोई सोचता है कि जॉन मर गया है। तभी फो उड़कर आता है और जीवन का अमृत तालाब में डाल देता है। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और जॉन एक राजकुमार के रूप में बाहर निकलता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। राजा को विश्वास हो जाता है कि वह भी जवान हो जाएगा और वो तुरंत गर्म पानी के तालाब में कूद जाता है। लेकिन राजा एक विशाल बुलबुले में फंसकर चिल्लाता हुआ दूर उड़ जाता है। राज्य के लोग खुश थे क्योंकि वे राजा को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जॉन को अपना नया राजा बनाने का फैसला किया।
फो को लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन राजकुमारी उसे बताती है कि फूल तोड़ने की परीक्षा केवल उसके मन की परीक्षा थी और वो उसमें पास हो गया है। कहानी का अंत जॉन और राजकुमारी की शादी के साथ होता है और पूरा राज्य खुशी में झूम उठता है। तो अंत में राजा जी तो बुलबुले में उड़ गए और जॉन बन गया असली हीरो। पर असली हीरो तो फो था, है ना, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दोस्ती निभाई। अगर आपको भी ऐसा दोस्त चाहिए तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाते जाइए, वरना अगली कहानी का फायरबर्ड रास्ता भटक सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।